बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर रजात। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, नौज़ायद बच्चा जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और सर्दियों में उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जो केयर है वो जो है और ज़्यादा जो है वो करनी पड़ती है, इसलिए कि नाजुक बच्चा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं उनका सॉफ्ट टारगेट होता है नाज़रीन। ऐसी सूरत हाल में जो मदर्स हैं उनको क्या इक़दामात करने चाहिए कि वो सर्दी के अंदर जो है ख़ास तौर पर पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनकी हिफाजत कर सकें और किसी किस्म के भी जो हेल्थ इशू हैं उनको उनकी अपनी ज़ात को और उनका जो बच्चा है वो उससे बच सकें। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनरल कैडर डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर मसूद अख्तर शेख साहब। एक एक्सपर्ट राय रखते हैं और वसी तजर्बा इनका हेल्थ से मुतल्लिक़ जो इश्यूज़ हैं अक्सर ये आप देखते होंगे नेशनल और लोकल टीवीज़ के ऊपर जो हैं वो अपनी राय देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं कि इस तरह जो बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी किस तरह हम हिफाज़त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती टाइम जो है वो दिया। जो आपने टॉपिक इस वक़्त सेलेक्ट किया है वो बहुत ही अहम है। वैसे तो जो नौज़ायदा बच्चा है उसको एक ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दी का जब मौसम आ जाए और ख़ास तौर पे जब सर्दी बहुत ज़्यादा फैल रही हो और इस वक़्त हम ये कह सकते हैं ये यख बस्ता हवाएँ हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान आ रहे हैं दुनिया के अंदर, उसका असर मैदानी इलाकों तक आ रहा है, तो इसमें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। अब हमारे अमूमी तौर पे देखें सारे लोग टीचिंग हॉस्पिटल में या बड़े-बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते। हमारी अभी भी बहुत सारी जो ज़चगी का अमल है, वो घरों में होता है, छोटे-छोटे क्लिनिक्स के अंदर होता है या छोटे हॉस्पिटल में होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चे की पैदाइश से पहले आपने कुछ तैयारी करनी होती है और वो तैयारी सिर्फ़ उस जगह की नहीं होती जहाँ डिलीवरी का अमल हो, बल्कि जिस जगह पे उस बच्चे को रखा जाता है, उसके लिए भी तैयारी की जाती है। जी। जहाँ ज़चगी का अमल हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस कमरे का माहौल साफ़-सुथरा होना चाहिए, वहाँ हीटर लगा सकते हैं, बिजली है, गैस है या जैसे भी आपने उसका दर्जा हरारत नॉर्मल रखना है। और हमारा अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी ये ज़चगी का अमल हो तो हम उससे पहले हीटर ऑन कर लेते हैं। असल में ज़रूरत इस बात की है कि चंद घंटे पहले वहाँ हीटर ऑन करें, ताकि कमरे का ना सिर्फ माहौल बेहतर हो जाए, बल्कि जो उसकी दीवारें हैं और उसके जो दरवाजे हैं, उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए। और इस साफ-सुथरे माहौल के अंदर उस डिलीवरी का अमल मुकम्मल किया जाए और कोशिश तो ये करनी चाहिए हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या हमारे जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है या एलएचवी होती है या कुछ स्टाफ नर्स होती है और ये तीनों इंटाइटल्ड हैं नॉर्मल डिलीवरी असिस्ट कराने के लिए। तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ के नॉर्मल डिलीवरी हो सके और दूसरी ये बात है कि उनका किसी ऐसी जगह से राब्ता होना चाहिए, जहाँ खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो मरीज़ को फ़ौरन रेफ़र किया जा सके। अब दूसरा मसला ये है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो फिर हमने उसको क्या करना है? जैसे मैंने आपसे बताया कि डिलीवरी के लिए ये ज़रूरी है कि वो कमरा जहाँ डिलीवरी का अमल हो वो साफ़ होना चाहिए और वो गर्म होना चाहिए, उसका दर्जा हरारत सही हो। इसी तरह से बच्चे को रखने के लिए आप पहले ही 2-3 घंटे पहले उस कमरे में हीटर लगा दीजिए। उसके अंदर जो आपने जिस जगह पे बच्चे को रखना है उसका कंबल हीटर के ऊपर गर्म करके वहाँ रख लीजिए। जो शॉल आपने उसे पहनानी है, जो उसके ऊपर कंबल रखना है उसको आप गर्म कर लीजिए। और इसके साथ-साथ जो आपने उसके कपड़े पहनाने हैं, अमूमी तौर पे उसके कॉटन के होने चाहिए और उसको भी थोड़ा टेम्परेचर उसका नॉर्मल कर लीजिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चा जिस कमरे में रखें बस उसके करीब आप हीटर लगा दें वो काफ़ी है, ऐसा नहीं होता। तो क्या जब बच्चे हीटर के लगाते हैं तो वो कोई सांस का भी प्रॉब्लम हो नहीं, नहीं, सकता है ज़्यादा देखें हीटर की देखें वजह बिजली से? का हीटर अगर आप लगाएँगे तो उससे तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप गैस का हीटर लगाते हैं उस कमरे के अंदर या आप कोयला इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में आपको वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना होता है कि आपने ये करना है कि कमरे के अंदर एक जगह से हवा आ रही हो और दूसरी जगह से एग्जॉस्ट के ज़रिए हवा जा रही हो ठीक और है। टेम्परेचर भी नॉर्मल हो रहा। और फिर आपने ये करना है कि जब चंद घंटे पहले आप करेंगे, तो कमरे का दर्जा हरारत और दीवारों का और फर्श का दर्जा हरारत भी बेहतर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे जी कमरे का दर्जा हरारत अगर ठीक है तो दीवारों की क्या ज़रूरत है? असल में जिस्म से जो तवानाई है, जो गर्मी है बच्चे की, वो मुख्तलिफ सूरतों में निकलती है। ठीक है। अगर बच्चा गर्म है पैदाइश के टाइम
उसका फर्श ठंडा है, उसकी दीवारें ठंडी है, उसकी छत ठंडी है, तो बच्चे का जो दर्जा हरारत है वो निकल के दीवार के अंदर और फर्श में और छतों के अंदर भी जज्ब हो सकता है हम्म, और वो बहुत जल्दी टेम्परेचर लूज कर लेता है। इसलिए ज़रूरत है कि आपने उस कमरे की दरो दीवार और छत इन सबको गर्म रखना है, उसका माहौल गर्म रखना है, साफ रखना है। और फिर जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो नॉर्मल जो सफाई का अमल किया जाता है, मुंह साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, जिस्म के ऊपर लगा पानी साफ किया जाता है, उसके बाद कपड़े पहना के आपको उस जगह पे रख देते हैं और उस कमरे को मुनासिब टेम्परेचर रखना है। अब इस माहौल में जो बच्चे को सबसे ज़्यादा खतरा होता है उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि बच्चा दर्जा हरारत बहुत जल्दी लूज कर जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फिर ज़िंदगी के लिए मसला पैदा हो जाता है। और कई दफ़ा ये देखा गया है कि माओ ने ध्यान नहीं किया, नानी दादी जो घर में उसने ध्यान नहीं किया, बच्चा एक्सपोज रह गया, कमरा गर्म नहीं था या उसको कमरे के अंदर प्रॉपर तरीके से रैप नहीं किया गया, तो पता लगता है कि जब सुबह उठती है माँ तो पता लगता है कि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। ये उसकी जो सबसे बड़ी वजह आजकल के मौसम में है वो टेम्परेचर है। बिल्कुल सही। अच्छा यार डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो आपने आफ्टर मतलब बर्थ जो है वो चीज़ें बता दी। थोड़ा सा हमें जब बच्चा वालदा के शिकम में होता है उससे पहले से भी उससे पहले जो थोड़ी सी मतलब एहतियात है वो भी बताएं। देखिए, माँ का जो जिस्म है वो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर बनाया है। हम्म, उसमें माहौल भी कंट्रोल रहता है, उसके अंदर दर्जा हरारत भी कंट्रोल रहता है, उसमें खुराक भी मिलती रहती है और हर किस्म का जो शॉक एब्जॉर्बर भी उसके अंदर होता है। तो बच्चा जब तक शिकम मादर में है तो अल्लाह की तरफ से उसको बहुत बड़ा इंक्यूबेटर मिला है जिसमें वो हर तरह से महफूज रहता है, प्रोटेक्टेड है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। हम्म, आप यहाँ तक समझें कि आप अगर वालदा की खुराक कम कर देंगे, हम्म, उसको दूध नहीं पिलाएंगे, उसको टाइम पे खाना नहीं देंगे, उसको मुनासिब मिकदार में गोश्त, मछली, अंडे नहीं फराहम करेंगे, बच्चा फिर भी ग्रो करता रहेगा। माशा। लेकिन नुकसान ये होगा कि वो जितना उसकी हड्डियां वो घुल जाएंगी, जो उसके जिस्म के अंदर रिजर्व हैं वो कम हो जाएंगे और माँ के अंदर जो रिजर्व हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर मुंतकिल होने शुरू हो जाएंगे और नतीजा ये होगा कि जो 1 या 2 डिलीवरीज के बाद वो औरत इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उसके अंदर आगे अगर आप बच्चे की लेना चाहते हैं। ख्वाहिश रखते हैं अगर आप, तो वो उसके जिस्म को आपको पहले मेंटेन करना होगा, उसके रिजर्व पूरे करने होंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें करके तो फिर आप इसको इस मरने से गुजार सकते हैं। सो माँ डिलीवरी से पहले बच्चा सेफ है, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी रखनी है बच्चे की वो ये कि जो प्यार आप बच्चे से करते हैं डिलीवरी से पहले वो प्यार आपको माँ से करना पड़ेगा। जो ख्याल डिलीवरी के बाद आप बच्चे का करते हैं वो ख्याल आपको माँ का करना पड़ेगा। ख्याल और प्यार इस तरह से है कि उसको माहौल कंफर्टेबल दें, उसके ऊपर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कम से कम रखें, उसको दूध, अंडे, गोश्त और ये चीज़ें बहुत वाफर मकदार में दें। एक खुराक तो वो है जो कि माँ अपने लिए खाती है और दूसरा हिस्सा वो है जो माँ बच्चे के पैदा लिए होने खाती वाले है। बच्चे के लिए खाती है। तो जैसे आमतौर पे गांव में देखा जाता है ना, आपने देखा होगा कि हम औरतों को एंड पे खिलाते हैं, उनका ख्याल नहीं करते या जो बच जाता है वो उनको दे देते हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो इसका बात की मुतकाजी है कि आप उनका ख्याल करें, प्रायोरिटी पे रखें उनको और उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये जब मतलब आजकल का एक जो घर के अंदर दाइयों का जो सिस्टम है और बाहर जो हॉस्पिटल्स का निज़ाम है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा रवायती तरीका है बच्चे की बर्थ का वो कितना महफूज है और जो हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो कितना। देखिए, आज से अगर आप 200-300 साल पहले चले जाए तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे जी। और जचगी का अमल घर में ही हुआ करता था। हम्म, लेकिन जहाँ सेहत की सहूलियात मुयसर हों, सरकारी सतह पर भी हों, प्राइवेट सतह पर भी हों, हेल्थ कार्ड भी आजकल चल रहा है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का। आपके घर के पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो आजकल डिलीवरी का अमल असूली तौर पे तो ऐसे सेटअप पे होना चाहिए जहाँ माहिर अमराज नस्वां मौजूद है, जहाँ LHV और नर्स मौजूद है और माँ और बच्चे की प्रॉपर हिफाजत की जा सकती है। अच्छा, सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लेती हैं कुछ लोग, अताई लोग, जो स्टरलाइज नहीं होते। नहीं होती, बिल्कुल नहीं बाज़ दफ़ा आमल नाल काटते हुए ऐसी कैंची इस्तेमाल कर ली जाती है डेथ हो जो जाती है। डेथ हो जाती है। बाज़ दफ़ा
इन्फेक्शन इतनी हो जाती है कि नौज़ायदा बच्चा उसको विथस्टैंड नहीं करता। और एक ख़ास बीमारी है जिसको हम टेटनस कहते हैं, कि टेटनस की वजह से उसमें झटके लगते हैं उन नौज़ायदा बच्चे को, कि वो जो गंदी आरी कैंची के साथ सीजर वगैरह। सीज़र इस्तेमाल करते हैं या कोई क्लैंप इस्तेमाल कर लेते हैं, हम्म, उससे जो जरासीम बच्चे में मुंतकिल होते हैं, तो 7-8 दिनों के अंदर बच्चे को झटका लगना शुरू हो जाता है, और अगर इलाज ना हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इसलिए सफाई का इंतज़ाम, स्टरलाइजेशन का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मैं ये आपको बताऊं कि जो बच्चे का जो पहला साल है ज़िंदगी का, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और उस पहले साल में पहला महीना, और उस पहले महीने में पहले 7 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने पहले 7 दिन बच्चे की केयर कर ली, उसके बाद पहला महीना आपने उसकी केयर कर ली, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा और एक अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करेगा। अच्छा, जो वालदा होती है वो कुदरती तौर पे ममता होती है, बच्चे का किसी भी सूरत में ख्याल रखती है। हमें ख़ास तौर पर बताएं कि जो वालदा है, ये तो आपने अभी बताया कि वालदा का ख्याल रखा जाए, जिस तरह से वो प्रेगनेंसी के बाद आपने बच्चे का ख्याल रखना है बाद में, तो वही वालदा। तो वालदा जो है, शी हर सेल्फ व्हाट शुड मतलब व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स शी शुड टेक। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उसने करनी है। मसलन उसने रेस्ट करना है, आप 6 से 8 घंटे नींद पूरी करनी है, दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है। और मैं, मेरा ख्याल है उन सासों के साथ भी दरख्वास्त करूँगा कि जो बड़े मान के साथ बहू लेके आती हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसके साथ होता है वो शायद हर बंदे को पता है, हर घर की कहानी है। तो आपने बहू के साथ जो भी आपने किया पहले वो किया, लेकिन जब वो माँ बनने के अमल से गुजर रही है, तो उसको प्यार की, उसको तवज्जो की, उसके लाड की ज़रूरत है, उसको खुराक की ज़रूरत है। और आप उसको बहू के तौर पे नहीं बल्कि अपनी बेटी के तौर पे लें और उसका ख्याल रखें। ये आपकी अगली नस्ल के ऊपर इसका असर जाएगा। आप यहाँ तक सोचें कि बच्चा चंद महीने के बाद सुनना शुरू हो जाता है, वो माँ की आवाज़ रिकग्नाइज करता है, वो घर में होने वाले झगड़ों को सुनता है, और उसका जो असर है वो उसके पैदाइश के लम्हा बाद पड़ता है बच्चे। पैदाइश के बाद भी नजर आता है। और यहाँ तक देखा गया है कि जिन घरों के अंदर झगड़े ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर टेंशन ज़्यादा होती हैं, वो बच्चे बड़े इरिटेबल होते हैं। इरिटेबल और पैदाइश के बाद भी जो उनके अंदर जो जहनी इरिटेशन रहती है। जहनी जो हिजान है वो कैफियत जारी रहती है। तो इसलिए आप अपनी बहू के साथ जो अपनी अगली नस्ल है उसका भी ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो सर्दी से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन हमें करनी चाहिए, वो ये कि बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद जो घुट्टी देने का सिलसिला है कि लोग अपने मुंह में चीज़ें चबा के दे देते हैं, ये बड़ा कुछ रवाज है। सेमी सॉलिड दे देते हैं, वो बिल्कुल मना है। बच्चे को पहले 6 महीने के लिए, मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, पहले 6 महीने सिर्फ सांस लेने के लिए हवा और खुराक में माँ का दूध, इन दो चीज़ों के अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो फिर वो माँ को खिलाएं, अच्छा, माँ वेरी की सेहत क्विकली बेहतर होगी। ये बता दें वेरी क्विकली कि कितने साल तक, बारहा ये बात बताई जाती है, माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। देखिए, बच्चे को पहले, इसमें दो फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आधा घंटा, 6 महीने और 2 साल। पहले आधे घंटे के अंदर अंदर आपने हर सूरत बच्चे को माँ के साथ लगाना है, चाहे उसका ऑपरेशन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और कोई ऐसी वजह नहीं, अगर माँ जिंदा है और वो दूध पिलाने की कोशिश करे और जहनी तौर पर तैयार हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो अपने बच्चे को फीड ना करा सके। जितनी भी हमारी मॉडर्न माएँ कहती हैं दूध नहीं आता, ये सब एक बहाने हैं, बहाना और एक दूध पिलाने से भागने का तरीका होता है, वरना कुदरत ने सारा सिस्टम बनाया हुआ है और वो लाजमी काम करेगा। फिर आधे घंटे में आपने माँ के दूध पे डालना है। ये पहली गज़ा भी है, ये पहली दवा भी है, शफा भी है। और ये पहली वैक्सीन भी है। वेल, और माँ की तरफ से जो सबसे बड़ी मोहब्बत आप बच्चे को दे सकते हैं वो यही है कि अपना दूध आप उसे पिलाएं, उससे उसकी दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। और ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं उनको ना सांस की बीमारियाँ इतनी जल्दी से होती हैं, ना उनको डायरिया इतना कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर चिल्ड्रन जो कि डब्बे के दूध के ऊपर चलता है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने दूध शुरू किया, पहले 6 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ दूध पे रखना है, कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, पानी की कतई ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर आपने पानी पिलाना है तो आप माँ को पानी पिलाएँ, उसको फ्रेश जूसेस आप खिलाएँ, उसको मशरूबात दें, उससे पानी उसके दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और बच्चे को ज़्यादा खुराक मिलेगी। और 6 महीने बाद आपने सेमी सॉलिड शुरू करनी बिल्कुल है सही। और फिर 2 साल तक मिला-जुला के आपने इसको चलाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इंतहाई मुफ़ीद मालूमात डॉक्टर साहब ने हमें फ़राहम की। नौज़ायद जो बच्चे हैं उनके मतलब उनको किस तरह से सर्दी से बचाया जाए, उनकी खुराक, उनके वालिदैन, यहाँ तक कि उनकी ग्रैंड मदर्स जो हैं उनको, उनकी मदर्स जो हैं उनको किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपका हो जहांगीर आज़ाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने